हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना है उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करवाया था और फिर कहा था इसकी एप्लीकेशंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी 7 जुलाई को CBSE ने अपना सिलेबस रिवाइज किया है, उसमें कुछ चेंजमेंट किए हैं। तो उन चेंजमेंट में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर को हटा के और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन, केवल इस चैप्टर के ये 4 टॉपिक लिए हैं। बाकी ह्यूमन आई और इसमें डिफेक्ट वगैरह जो भी होते थे वो सब हटा दिए हैं। तो उसी हिसाब से आपको सिलेबस को कवर करना है। जो अब फ़िलहाल सिलेबस आपका है वो जैसे मैंने अभी आपका जो ऊपर ये एक लिंक शेयर कर रखा है वीडियो से पहले ग्रुप में, इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। इससे पहले जो भी आपके चैप्टर हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया है, लाइट रिफ्लेक्शन हुआ है, उसमें कोई भी टॉपिक नहीं हटाया है, वो सारे के सारे सिलेबस में हैं। केवल ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ आई को सिलेबस से हटाया गया है, बाकी सब सिलेबस में इंक्लूड है। क्लियर है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हटा दिया है। तो पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी भी नहीं है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अब आपका जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड है, इस चैप्टर के केवल 4 टॉपिक रह गए। तो डेफिनेटली 4 टॉपिक में से 1 या 2 टॉपिक तो पेपर में आने ही है क्योंकि लिमिटेड टॉपिक हो गए हैं। तो जिस 4 में आपका क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये आपके 4 टॉपिक हैं। इन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख रखी है वो आप नोट कर लेना। देखिए जब सन रेज अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो आप सभी को पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट। क्लियर है कि नहीं? अर्थ एटमॉस्फेयर में गैसेस के एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं विच आर एब्जॉर्ब द लाइट विच कम्स फ्रॉम द सन। जो लाइट सन से आ रही है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन एमिट्स दैट लाइट रेज। पहले उनको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर क्या कर देते हैं, एमिट कर देते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अब देखिए जो एटम और मॉलिक्यूल्स अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनका जो साइज होता है वो डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं जिनका साइज और भी ज़्यादा वेरी करता है, यानी बहुत ज़्यादा रेंज है इसकी साइज़ की। तो कौन से पार्टिकल्स इसको स्कैटर्ड करते हैं? अब देखिए अगर आपका एटमॉस्फेयर सारी लाइट रेज को एमिट कर देता तो फिर स्काई का कलर ब्लू ना होके वाइट होना था, क्योंकि अगर सारे कलर एमिट हो गए, सारे कलर आपको पता है सभी कलर एमिट होंगे तो सारे मिक्स होके क्या बन जाएगा, वाइट कलर बन जाएगा। तो वाइट होना था। इट मीन्स जितनी लाइट रेज इन एटम और मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब की ये उससे कम एमिट करते हैं, ये चीज़ तो क्लियर होगी। अगर एज इट इज़ कर देते तो कलर कैसा होना था, वाइट। तो ये क्या करते हैं, उससे कम एमिट करते हैं। तो अब ये ऐसी रिलेशन क्या है कि कितनी एमिट करते हैं, तो वो रिलेशन है
जो लाइट रेज इन स्कैटरर पार्टिकल्स, क्या वर्ड लिखा है मैंने ये, स्कैटरर, जो पार्टिकल्स लाइट रेज को स्कैटर्ड करते हैं, यानी जिन एटम और मॉलिक्यूल्स या जिन पार्टिकल्स की हेल्प से स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना हमें देखने को मिला है, उन पार्टिकल्स को, उन एटम और मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरर बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरर बोलते हैं। तो ये जो स्कैटरर होते हैं, इनने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की, कितनी एमिट की, तो जो एमिट की, इन्होंने जो लाइट एमिट की, उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जो लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब की उसकी वेवलेंथ की 4th पावर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। जो लाइट स्कैटर हुई है या एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी, ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर हुई एक चीज़, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? बस कुछ नहीं, जैसे ये आपका एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल ये है कि ऐसे पार्टिकल है, सन रेज आएंगे, इनके साथ टकराएंगे, कुछ इनसे बिना टकराए निकल जाएंगे, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, इनको एब्जॉर्ब करेंगे। सपोज एक पार्टिकल मैंने लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये इन लाइट रेज को हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसी डिस्ट्रीब्यूटेड जो लाइट है इसी को क्या बोलते हैं, या इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये जो लाइट है, जो ये मैंने एरो से दिखा रखी है, इसकी इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट इसके ऊपर डाली गई थी उसकी वेवलेंथ की 4th पावर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि स्काई का कलर वाइट हो जाना था अगर सारी की सारी लाइट स्कैटर्ड हो जाती। इट मीन्स जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये बहुत कम लाइट को स्कैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि क्या अर्थ एटमॉस्फेयर सारी की सारी लाइट रेज को स्कैटर्ड कर देता है? नहीं, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम द सन इज स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनके कारण सन रेज, जो टोटल सन लाइट आ रही है उसका कुछ पार्ट ही स्कैटर्ड हो पाता है। क्लियर है? अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्टिकल्स स्कैटरर हैं, यानी स्कैटरर पार्टिकल्स कौन से हैं, किस साइज के पार्टिकल्स को हम स्कैटरर बोलते हैं। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए पार्टिकल का साइज का कितना होना जरूरी है, तो यहाँ से पता चलता है अगर आपका कोई एटम या मॉलिक्यूल या कोई और पार्टिकल जिसका साइज जो वेवलेंथ ऑफ लाइट उसके साथ स्ट्राइक की उसके अगर कंपेरेबल है, लगभग उसके साइज का ही है, देन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज टेकन प्लेस, अदरवाइज नॉट। तो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? इफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स is comparable to the wavelength of the light rays, then scattering of light is taken place. नोट कर लीजिए, if the size of the particle, if the size of the particles is comparable to the to the wavelength of light, then scattering phenomena is taken place. Scattering phenomena is taken place. अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि साइज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जो विजिबल लाइट है
उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो उसकी वेवलेंथ की एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की इतनी होती है। और अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख दिया जाता है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻⁻7 मीटर। ये है इसकी रेंज, ये एग्जैक्ट ये है। आप ये भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क इसमें है नहीं। तो इसी साइज का अगर कोई पार्टिकल आपका हो तो आपका स्कैटरिंग फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इतना समझ में आया। अब आप डेफिनेशन लिखना शुरू कीजिए। स्कैटरिंग इज द फिनोमिना इन विच लाइट रे इज redirected in all other direction on passing through particles of a dimension comparable to the wavelength of the light, comparable to the wavelength of the light। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने इसकी डेफिनेशन में हर पार्ट को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये था आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। व्हाट आर स्कैटरर्स, ये भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर स्कैटरर्स? द एटम और मोलिक्यूल्स और अदर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज टेकन प्लेस आर नोन एज स्कैटरर। ऐसे एटम, पार्टिकल, एटम, मोलिक्यूल और पार्टिकल जिनके हेल्प से स्कैटरिंग फिनोमिना देखने को मिले उन्हीं को क्या बोलते हैं? स्कैटरर बोलते हैं। तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फिनोमिनास related to scattering of light in our daily life, या application of scattering of light in our daily life। applications in डेली लाइफ। डेली लाइफ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एप्लीकेशन क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके ये जो एप्लीकेशन है इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पेपर में आना है रिलेटेड टू एप्लीकेशन। भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए समझो बोनस होगा। बहुत इजी पार्ट था और इजी ये भी है, पहले मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगा कि किस तरह से इनके आंसर देने होते हैं। बस एक ही चीज़ याद रखनी है और आंसर आपको दे देना है, वो बाद में बताऊँगा। पहले आपको समझना है हर पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊँगा कि आंसर कैसे देने हैं। तो देखिए एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, तो इसकी जो एप्लीकेशन है उनमें से एक है कि स्काई अपीयर्स ब्लैक इन डे टाइम इफ़ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज नॉट एनी एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा? इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ then definitely there is not any scatterer on the earth surface. If there is not any scatterer on the earth surface then everything seems black, और डार्क, सब कुछ कैसा नजर आएगा? डार्क नजर आएगा। यानी अर्थ सरफेस के ऊपर तो पार्टिकल वगैरह वगैरह होने जरूरी हैं, है ना, उनके टकरा के लाइट रेज दिख जाएगी। लेकिन अगर हम स्काई की तरफ देखते, ऊपर की तरफ देखते, तो हमें सब कुछ डार्क नजर आता। क्यों नजर आता? बिकॉज वहाँ पे स्कैटरर तो है ही नहीं, लाइट टकरा के हर डायरेक्शन में रिडिस्ट्रीब्यूट तो हुई नहीं, जो लाइट रेज आई बिल्कुल सीधी आ गई। और आपको पता है जब तक लाइट रेज किसी पार्टिकल के टकरा के हमारी आंखों में नहीं आएंगी तब तक हमें दिखती नहीं है, तब तक हमें नहीं दिखेंगी। तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट एप्लीकेशन स्काई अपीयर्स ब्लैक, स्काई
appears black if earth has no एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्काई आपका कैसा नज़र आता? ब्लैक। तो ब्लैक तो नज़र आता है रात में, है ना, ब्लैक ये यहाँ पे एट डे टाइम, ठीक है, ये अपना नोट कर ले। स्काई अपीयर्स ब्लैक एट डे टाइम इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर। अर्थ नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्काई कैसा नज़र आएगा? ब्लैक नज़र आएगा। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसमें लिखोगे क्या? इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर देन देयर इज नॉट एनी गैस मोलिक्यूल और एटम्स आर present there, means scattering of light is never be taken place, is never be taken place, and everything seems black if we seems upward. Everything seems black if we see upward. चीज़ हमें कैसी नज़र आएगी? ब्लैक, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पेपर में आती नहीं है, केवल ये पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर अगर ना हो तो कैसा नज़र आएगा। ठीक है, वो क्यों आएगा वो आपने बता दिया है, बाकी पूछा नहीं जाता क्यों आएगा, और आ जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है कि क्या नहीं है, स्कैटर पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट स्कैटर्ड होगी नहीं, तो सब कुछ कैसा नज़र आएगा? ब्लैक नज़र आएगा। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। क्लियर स्काई का मतलब समझते हो ना, क्लाउडिंग वगैरह, जैसे इस टाइम पे अगर देखोगे तो क्लाउड्स होते हैं, तो कहीं पे वाइट, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे ब्लू, ऐसे नज़र आता है। लेकिन अगर स्काई कैसा हो? क्लियर, तो कैसा नज़र आता है? ब्लू। ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ब्लू कलर ऑफ स्काई की, तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ हो रहा है कि ये किसकी, हम पढ़ ही क्या रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एप्लीकेशन, तो ये तो किसकी वजह से हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो फिर ये ब्लू ही नज़र क्यों आया? मेन बात आती है ब्लू ही नज़र क्यों आया। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट में देखा था कि वाइट लाइट के कंपोनेंट कलर 7 होते हैं और सभी 7 कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है। सभी 7 कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो अब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी, जो लाइट स्कैटर्ड हो चुकी, उसकी इंटेंसिटी, द लाइट विच इज स्कैटर्ड, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज स्कैटर्ड इज डिपेंड अपॉन 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ज़्यादा तो इंटेंसिटी कम, और वेवलेंथ कम तो इंटेंसिटी ज़्यादा। तो ऐसे देखा जाए, चलो मान लिया रेड कलर नज़र नहीं आया क्योंकि स्कैटर्ड नहीं हुआ, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी। लेकिन ये ब्लू ही नज़र क्यों आया? क्योंकि ब्लू से कम वेवलेंथ तो आपका जो नीचे सबसे लास्ट आपका कलर है वोयलेट, उसकी भी होती है कि नहीं होती है? विबग्योर पैटर्न में वोयलेट कलर, उसके बाद आपका इंडिगो कलर आता है, उसके बाद आपका ब्लू कलर आता है। नीचे से देखा जाए तो वेवलेंथ पे तीसरा नंबर आता है किसका? ब्लू का।
तो बाकी के दो नज़र क्यों नहीं आए, यही नज़र क्यों आया? बात तो ये है क्योंकि इंटेंसिटी भी उनकी ज़्यादा होगी। चलिए ये बात भी सही है। तो अब देखिए यहाँ पे फिनोमिना ये आ जाता है कि जो एटमॉस्फेयर में एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज कंपेरेबल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। किसके? ब्लू कलर के जो लाइट है, आपकी ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल साइज होता है, यानी एग्जैक्ट उसके साथ मैच कर जाता है साइज किसका? एटम और मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होती है या सबसे ज़्यादा जो कलर नज़र आता है वो किसका होता है? ब्लू कलर का। ये आपको मैंने बताया। इसके बाद अगर आप बुक वगैरह में पढ़ के देखोगे तो वहाँ पे ये भी लिख रहा होता है कि इंटेंसिटी डेफिनेटली वॉयलेट और इंडिगो की ज़्यादा रहेगी, लेकिन हमारी आइज़ वॉयलेट और इंडिगो कलर को कम सेंस करती हैं एज कंपेयर टू ब्लू कलर। किसको ज़्यादा सेंस करती हैं? ब्लू कलर को। इसलिए स्काई कैसा नज़र आएगा? ब्लू नज़र आएगा। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख लीजिए ब्लू कलर ऑफ स्काई। वी नो दैट the scattering intensity is inversely depend upon fourth power of wavelength of the light, and in atmosphere the size of atom and molecules is comparable to the wavelength of blue color, and also our eyes and also the sensitivity of our eye for blue color is more than that of indigo and violet, that's why clear sky appears blue. नेक्स्ट टॉपिक है सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। सनसेट एंड सनराइज आर रेड। सनसेट एंड सनराइज आर रेड। सनसेट एंड sunrise are red. सनसेट और सनराइज आर रेड। तो लिख लीजिए एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सन, इज maximum. It means only that part of white light is observed by the observer which has having maximum wavelength, and that color is red, ठीक है। ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है, क्योंकि रेड के अलावा बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो चुके होते हैं
और वो हमारी आइज़ तक नहीं पहुंच पाते वेवलेंथ कम होने की वजह से, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसीलिए वो हमें नज़र आता है। सन किस टाइम पे? सेट और सन राइज जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे हमें सन का कलर कैसा नज़र आता है? रेड नज़र आता है। उसके बाद है क्लाउड्स आर वाइट। देखिए आप सभी को पता है कि अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो स्काई तो अगर क्लियर है तो स्काई ब्लू नज़र आता है, लेकिन वहीं पे अगर क्लाउड्स हैं तो वो वाइट नज़र आते हैं। क्या कारण है? तो देखिए जहाँ पे भी वाइट कलर की बात आई कि किसी का कलर वाइट नज़र क्यों आ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या कह देना है कि जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर गई उनमें से मोस्ट ऑफ द लाइट रेज इसने क्या कर दी? स्कैटर्ड कर दी। जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर गई उनमें से ज़्यादातर लाइट रेज क्या होगी? स्कैटर्ड होगी, इसलिए उसका कलर वाइट नज़र आया है। वाइट कलर का केवल एक ही कारण है कि जितनी लाइट रेज आई उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया? स्कैटर्ड हो गया। तो देखिए जो क्लाउड्स होता है उसमें जो ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होती हैं, है ना, रेन ड्रॉपलेट्स जो सस्पेंडेड होती हैं उनका डिफरेंट साइज होता है। डिफरेंट साइज होता है तो साइज जो होता है वो अलग अलग कलर की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। तो कोई ड्रॉपलेट किसी कलर को क्या कर रहा है? स्कैटर कर रहा है, तो कोई किसी को स्कैटर कर रहा है। ऐसे करके अलग अलग साइज होने की वजह से सारे के सारे कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं और वो मिक्स होके हमें कैसे नज़र आते हैं? वाइट नज़र आते हैं। तो नोट कर लीजिए, वी नो दैट द सस्पेंडेड रेन ड्रॉप्स हैविंग डिफरेंट साइजेस and due to their different size they scattered almost all component colors of white light, all component colors of a white light or constituent colors of a white light, and they are mixed together after scattering. They are mixed together after scattering and seems white and seems white. Next है आपका नेक्स्ट जो है फिफ्थ एप्लीकेशन, अगर मैं इसकी देखूं तो वो है डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के क्यों यूज़ किए जाते हैं? डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर, तो ये आपको पता ही है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर कोई कलर यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं? रास्ते में ही स्कैटर्ड हो लेते हैं, हमारी आइज़ तक नहीं पहुंच पाते। रेड कलर सबसे कम स्कैटर्ड होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए रेड सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं डेंजर सिग्नल की फॉर्म में। डेंजर सिग्नल की फॉर्म में क्या यूज़ किया जाता है? रेड कलर यूज़ किया जाता है। और एक और जो छोटा सा टॉपिक आपको यहाँ पे देखना है वो है वी आर नॉट एबल टू सीम्स थ्रू फॉग। जो सर्दियों में जिसको हम बोलते हैं कोहरा पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, उसके अंदर से कोई भी लाइट रे पास नहीं होती, हम उसके अंदर से देख नहीं पाते। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। उसका कारण भी क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, क्योंकि उसमें भी जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज डिफरेंट होता है और वो भी वाइट लाइट के मोस्ट ऑफ द कलर्स को क्या कर देते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं और सब कुछ कैसा नज़र आता है? वाइट नज़र आता है, यानी वो लाइट रेज उसको क्रॉस नहीं कर पाते। या मैं ये कह सकता हूँ कि उनके मॉलिक्यूल का साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि स्कैटरिंग की जगह पे रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग की जगह पे रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रेज उनसे टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं, यानी थोड़ी सी दूर तक तो उसको क्या करती जाएंगी? उसको क्रॉस करती जाएंगी। उसके बाद उसकी इंटेंसिटी वो इतनी कम हो जाती है कि उनको आर पार उनमें से नहीं निकल सकती, वहाँ से आपका रिफ्लेक्शन फिनोमिना देखने को मिलता है और हमें सब कुछ वाइट ही वाइट नज़र आता है। तो वो भी किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ
लाइट की वजह से। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में वाइट कलर का मैंने अभी अभी आपको बताया ही था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सारे पढ़ने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम किसी भी फिनोमिना के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में अगर कोई भी फिनोमिना कलर से रिलेटेड आता है कि इसका कलर ऐसा नज़र क्यों आता है, उसका कलर डार्क है, उसका ब्लू है, उसका रेड है, और जो सी वाटर होता है इसका ग्रीनिश ब्लू क्यों होता है ना, ये भी पढ़ा होगा, ग्रीनिश ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, ये भी इसके एप्लीकेशन में आप नोट कर लीजिए, ग्रीनिश कलर ऑफ सी वाटर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, जो कलर से रिलेटेड फिनोमिना वो सारे के सारे किससे होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। बस एक कलर से रिलेटेड एक बच गया, जो आपने देखा था रेनबो जो था वो इसके कारण नहीं था, वो था आपका डिस्पर्जन। तो एक जो रेनबो होता है वो इकलौता पूरी फिजिक्स में एक इकलौता ऐसा फिनोमिना है जो एक सिंगल प्रिंसिपल पे डिपेंड ना करके 3 प्रिंसिपल पे एक साथ डिपेंड करता है, तो उसको कंपाउंड प्रिंसिपल डिपेंडेंट फॉर्मूला बोलते हैं, फिनोमिना बोलते हैं, जिसमें आपका रिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। तीनों फिनोमिनाज एक साथ वहाँ पे होते हैं, तब जाके रेनबो हमें देखने को मिलता है। तो वो कलर वाला यहाँ पे मत ऐड कर देना। इसके अलावा एक सिंगल कलर, एक पर्टिकुलर कलर का नज़र आना किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक थे। एक टॉपिक आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे वो डाल तो नहीं रखा सिलेबस में, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि आप 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट वाला फिनोमिना आपको इसमें ऐड कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स। और चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो एक बार इसका असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। थैंक्स।